आज एक बार फिर हम लोग यह जो भूगोल जो है, भूगोल का जो क्या चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, यानी कि चैप्टर के जितने भी भूगोल के महत्वपूर्ण जो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे पूरा करेंगे, कवर कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव से समस्या हमें ना हो। ठीक है। और इस भूगोल में हमने इकाई 1 से इकाई 5 तक कवर कर लिया है, यानी कि संसाधन से लेकर के कहा कृषि, उद्योग, परिवहन, बिहार में कृषि पूरा करते हुए आज हम जो अगला इकाई जो है वह है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन। इसके बाद एक और चैप्टर है, इसको हम बोलते हैं आपदा। मात्र कितने और 2 अध्याय बाकी है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आज हम लोग मानचित्र का अध्ययन का करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्या होगा, जितने भी महत्वपूर्ण VBI क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा उसे कवर करेंगे। और आपको बार बार हम बता दे रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आने वाला है, वही प्रश्न जो क्या कीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं वही प्रश्न का होता है, एग्जाम में आएगा। अभी आपका जो क्या होना, जो सेंटअप का जो परीक्षा होगा, सेंटअप का उसमें मिलाइएगा ना, सेंटअप के परीक्षा बहुत सारा प्रश्न जो आपका कि अभी हाल फिलहाल कर रहे हैं। भूगोल चल रहा है, भूगोल यानी कि भूगोल चल रहा है, भूगोल का हम तुरंत शुरू कर दें, कहते हैं हम लोग विज्ञान शुरू कर दें। विज्ञान का जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और यह वैसे विद्यार्थियों को खूब अधिक समझ में आएगा जौन विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव कवर करने से पहले इस बुक को क्या करे, खूब प्रेम से बनाएगा। पहले बुक को खूब बारीकी से पढ़ लीजिए, उसके बाद जब अगर आप ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो बहुत ही बेहतर होता है और विद्यार्थियों का होता है बहुत अच्छा क्या होता है, वो समझ में आता है। और क्या करते हैं, शुरू करते हैं, कहाँ से चलते हैं हम लोग, यही मानचित्र अध्ययन का जो भी क्या है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा वह, इसके साथ साथ इससे जितने भी क्या होगा स्मरणीय जो तथ्य जो है, उस स्मरणीय तथ्य को भी क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, जो आप परीक्षा दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, कहाँ से हम लोग, आपका जो क्या है मानचित्र जो है, इस मानचित्र अध्ययन के जो क्या है, जो महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न है, उसको क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए। देखिए ध्यान से खूब गौर करना है और खूब प्रेम से समझना है। अरे भाई परीक्षा में कथी होता है, परीक्षा में वही प्रश्न जो आप पढ़िएगा वो आएगा, बस अंदर से काम के दृढ़ संकल्प रखिएगा हम इसे कर सकते हैं। और आपने सोच लिया कि नहीं हमसे यह होगा, मेरा जन्म इस काम को पूरा करने के लिए हुआ है, तो धरती का कोई ऐसा काम है नहीं जो का आपसे न हो। धरती का कोई काम नहीं, अगर इंसान चाह दे तो पूरा कर सकता है। इंसान क्या होता है, किसी अपने किसी दूसरे व्यक्ति का हराने से कोई नहीं हरता है कि हमको चले हमको फलना व्यक्ति हरा दिया, वो हरा दिया, नहीं, हम अपने कमजोरी से क्या हार जाते हैं। तो हम अपने अंदर क्या करना है, कमजोरी को क्या भगाना है और यह सोचना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जन्म ही क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए हुआ। हमारा जन्म इस प्रकार घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ। हमें क्या करना है, कुछ करना है, अपने बाप मतारी सगा संबंधी गांव समाज क्या करना है, नाम को क्या करना है, ऊपर करना है, उनके प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। तो क्या एकदम दिन रात एक कर देना है। ये छठ दीपावली आपके लिए नहीं है, आपके लिए फिर अगले साल छठ दीपावली आएगा, उसमें जितना का करना होगा आपको ऐश करना होगा करिएगा। लेकिन अभी जो 2-4-5 दिन का आपको जो क्या छुट्टी मिलेगा, उसमें एकदम पूरे जितना आप कवर कर रहे हैं उसको एकदम इस हिसाब से पढ़िए, इस हिसाब से रिवीजन कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत हो ही ना। और आप एग्जाम लीजिएगा, एग्जाम को ऐसे उड़ा करके जैसे लोग क्या करता है टेपा चलाता हो और टेपा से क्या होता है कुछ फूट जाता हो, वैसे एग्जाम का करना खोल करके आना है। तो हम क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं कहां से, मानचित्र से। मानचित्र से शुरू करते हैं। देखिए मानचित्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक उपकरण है। भौगोलिक उपकरण का मतलब इस मानचित्र के सहायता से क्या कर पाते हैं बताइए, सभी जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आज सबके मोबाइल में गूगल मैप,
गूगल मैप खोलिए, क्या है? मानचित्र ही तो है। तो मानचित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सा, एक भौगोलिक उपकरण है और इसमें भू सतह के प्राकृतिक या मानवकृत ब्यौरों को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो भूमि सतह की जो भी प्राकृतिक और जो मानव निर्मित जो ब्यौरा होता है उसी को क्या कहते हैं, उसमें दर्शाया जाता है। हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। हैस्यूर विधि जो है इसका निर्माण, इसका विकास किसने किया था? तो लेहमान, याद रखिएगा। और इस विधि के हैस्यूर विधि के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत मानचित्रों में छोटी महीन खड़ित रेखाएं खींची जाती है। कोई पूछेगा अगर प्रश्न आ जाएगा मानचित्र में छोटी रेखाएं खींची गई, तो बताइए वो कौन सी विधि है? तो हैस्यूर विधि है। मानचित्र करेगा एक खंडित रेखाएं खींची गई है, तो वह कौन सी विधि है? तो हैस्यूर विधि है। मानचित्र में महीन रेखाएं खींची गई है, तो कौन विधि है? तो हैस्यूर विधि है। ये रेखाएं ढाल की दिशा में या जल के प्रवाह की दिशा में खींची जाती है। कौन रेखाएं? जितनी जो हैस्यूर विधि में जितनी जो क्या होती है, छोटी महीन खंडित रेखाएं होती है, इससे कहां, इस रेखा को कहां? तो ढाल की दिशा में। कौन सी दिशा में? जहां ढाल होता है, ढाल की दिशा में या जल के प्रवाह की दिशा में खींचा जाता है। पर्वतीय छायाकरण समझिए, इसमें पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। किसमें? तो पर्वतीय छायाकरण में। पर्वतीय छायाकरण में क्या बताया जाता है? अगर पूछा जाएगा बताइए कि पर्वतीय छायाकरण में क्या बताया जाता है, तो पर्वतीय छायाकरण में क्या होता है? तो इसमें पर्वतीय जितने भी भारत के क्या है, चाहे विश्व के जितने पर्वतीय देश हैं, सारे पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। अब देखिए समोच्च रेखाएं, खूब पूछता है एग्जाम में, समोच्च रेखाएं यह उच्चावच प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब एग्जाम में पूछ दिया जाए बताइए कि उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो वह कौन है? आपका समोच्च रेखाएं। कौन है? यह समोच्च रेखाएं है। पठारों को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं किनारों पर आसपास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती है। पठार को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखा कैसे होगी? तो किनारे पर पास होगी। यानी कि ये जो समोच्च रेखाएं जो है कब? तो जो पठार को प्रदर्शित करने के लिए, किसको? पठार को प्रदर्शित करने के लिए ये जो समोच्च रेखाएं जो होती है ना, वो का किनारों पर जाइएगा तो किनारों के आसपास रहता है, और भीतर की ओर जैसे जिससे भीतर की ओर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूर दूर होते चला जाता है। अगला है शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है? तो वृत्ताकार रूप में बनाई जाती है। पूछा जाए कि शंक्वाकार पहाड़ी की समोच्च रेखाएं कैसी बनाई जाती है, किस आकृति में बनती है? तो वृत्ताकार रूप में। वृत्ताकार रूप की आकृति, या पूछा जाए शंक्वाकार पहाड़ी, कौन से पहाड़ी? शंकु आकार। शंकु आकार का मतलब जो पहाड़ी क्या हो, शंकु के क्या हो, आकार में हो, शंकु के आकार में हो, तो उस इलाके के समोच्च रेखा किस प्रकार होता है? तो वृत्ताकार के वृत्त के रूप में क्या होता है? बनाया जाता है। पठारी भाग को दिखाने के लिए, कौन सा भाग? पठारी भाग को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं की आकृति कैसा होता है? तो लंबाकार होता है। कैसा होता है? लंबाकार होता है। समझ में आ रहा है? पठारी भाग को दिखाना है तो समोच्च रेखा कैसा होगा? लंबा होगा। शंक्वाकार पहाड़ी को दिखाना हो तो समोच्च रेखाएं कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। अगला है भी आकार की घाटी का निचला भाग भीतरी समोच्च रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर भी आकार की घाटी का जो निचला भाग जो होता है, निचला भाग भीतरी समोच्च रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भी आकार की घाटी को किसके समोच्च रेखा के कौन से भाग द्वारा, कौन से समोच्च रेखा द्वारा क्या कहता है? यानी कि भी आकार की घाटी को कौन से समोच्च रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भीतरी समोच्च रेखाओं द्वारा। कौन? भीतरी समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि ये चैप्टर क्या है? छोटा है। देखिए अब इसका क्या मिला आपका? महत्वपूर्ण जितना क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रश्न है वो सारा ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको क्या करेंगे? हम कवर करेंगे। जो आपके एग्जाम के दृष्टि से क्या है? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप देखिए, अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा होगा, आपने मॉडल पेपर पढ़ा होगा, आपने बुक पढ़ा होगा, तो यह क्वेश्चन भी आपको मिला होगा। कहता है कि भू आकृतियां त्रिआयामी होती है क्योंकि, यानी जो भू आकृति होता है वह त्रिआयामी क्यों होता है? जो भू आकृति होता है, भू आकृति
वह त्रि-आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल क्यों होता है, क्या कारण है, देख लीजिए। लंबाई के चलते, कि चौड़ाई के चलते, ऊंचाई के चलते। देखिए ना, ये लंबाई के चलते त्रि-आयामी होती है, ना चौड़ाई के चलते होती है, ना ऊंचाई के चलते होती है, यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो भू आकृतियां क्या त्रि-आयामी होती है, क्यों, इसमें से इसका कोई कारण नहीं है। देखिए कह रहा है ना यहाँ पे, इनमें कौन सा, इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है, इनमें कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है। देखिए अस्तर रंजन भी उच्चावच करने प्रदर्शन करने की विधि है, हैस्यूर भी है, पर्वतीय छायांकरण भी है, लेकिन सारणीकरण जो है यह उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है। इसलिए आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कहता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, किसने हैस्यूर विधि का विकास किया था, किसको प्रदर्शन करने के लिए, उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था, क्या गुटेनबर्ग ने किए थे, गुटेनबर्ग नहीं किए थे, हाँ लेहमान, हाँ कौन किए थे, लेहमान ने क्या किए थे, उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए हैस्यूर विधि का किए थे निर्माण यानी विकास किए थे। ठीक है, चलिए देखिए, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल के दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा था, ये बताएं आपको, अभी बताएं, जब हैस्यूर विधि बताएं उसमें बताएं कि इसमें छोटी महीन और खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में या जल के प्रवाह की दिशा में क्या खींचा जाता है, किसको, तो उच्चावच को प्रदर्शन करने के लिए उसे क्या कहते हैं, का अस्तर रंजन विधि कहते हैं, का पर्वतीय छायांकरण कहते हैं, कि तल चिन्ह कहते हैं, कि हैस्यूर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैस्यूर, और 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्या हो जाएगा आपका 4 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पांच नंबर देखा जाए, पर्वतीय छायांकरण विधि में, पर्वतीय छायांकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। जब क्या कर किस विधि की जब बात करते हैं, जब हम पर्वतीय छायांकरण विधि की चर्चा करते हैं तो कहते हैं, तो बताइए ना कि भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना किया जाता है, कब, तो पर्वतीय छायांकरण विधि में भू आकृति पर कौन सी दिशा से क्या होता है, प्रकाश पड़ने का होता है, कल्पना किया गया है। क्या वो उत्तर पूर्व से किया गया है, पूर्व दक्षिण से किया गया है, उत्तर पश्चिम से किया गया है, कि दक्षिण पश्चिम से किया गया, कौन से दिशा से किया गया है, तो बताइए कौन होगा, तो कौन, तो उत्तर और पश्चिम, यानी कि पर्वतीय छायांकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से, तो हम उत्तर पश्चिम दिशा से क्या करते हैं, प्रकाश पड़ने की कल्पना किया गया है। और इसके 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए अगला है, पर्वतीय देशों के उच्चावच को, जो पर्वतीय देश है, कौन सा देश होगा, पर्वतीय देश के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से साथ साथ याद करते चलिए, प्रभावशाली ढंग से किस विधि द्वारा दर्शाना संभव है, पर्वतीय देशों के, यानी कि जो पर्वतीय देश है, उस पर्वतीय देश के जो उच्चावच है उसको प्रभावशाली ढंग से हम किस विधि से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, किस विधि से दर्शाएंगे, तो क्या कहता है, पर्वतीय देश को का तल चिन्ह विधि से, पर्वतीय छायांकरण विधि से, हैस्यूर विधि से, अस्तर रंजन। देखिए तो तल चिन्ह विधि होगा नहीं, हैस्यूर विधि तक बता ही दिए कहाँ होता है, अस्तर रंजन होगा नहीं, क्या होगा, पर्वतीय छायांकरण विधि से। कौन सी विधि, पर्वतीय छायांकरण विधि से क्या करते हैं हम, पर्वतीय देशों के उच्चावच को प्रभावशाली ढंग से क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे आप, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को, माने किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, कौन, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, का स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है,
क्या विशेष ऊंचाई कहा जाता है, क्या समोच्च ऊंचाई कहा जाता है, क्या त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। तो याद रहे कि जब हम तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई, जो ऊंचाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। और इस प्रकार 7 का जो आंसर होगा क्या होगा, 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग में दिखाया जाता है, यानी जब आप नक्शा देखते होइएगा, किसी भी देश का नक्शा देखते हैं, कोई भी मैप देखते हैं, तो उस पर जलीय भाग को कौन से रंग से दिखाया जाता है। क्या वो काला से दिखाया जाता है, क्या भूरे रंग से दिखाया जाता है, कि नीले रंग से, कि लाल रंग से। तो शायद बताइए काला रंग होगा कि भूरा होगा कि नीला होगा कि लाल होगा। तो सब कोई बोलेगा का सर होगा नीला, यानी कि सी। यानी कि जितना भी क्या होता है, जो मैप होता है, नक्शा होता है, उसमें हम कच्छ को, तो जलीय वाला जो इलाका होता है, जो जलीय भाग होता है, उसे हम क्या करते हैं, नीले रंग से दिखाते हैं। इसीलिए पृथ्वी को भी क्या कहा गया है, नीला ग्रह भी कहा गया है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत देखिए, हैसूर विधि हो गया, पर्वतीय छायाकरण विधि बता दिए। अभी एक और विधि बताए हैं, कौन, पर्वतीय छायाकरण हो गया। देखिए ना, एक और बताए हैं आपको अभी हम, इसके पहले बताए थे तल चिन्ह। कौन, तल चिन्ह। अब कौन, अस्तर रंजन। 9 नंबर प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। जब अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, कौन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी मानचित्र को क्या करते हैं, रंगों से दर्शाते हैं। तो नीले रंग से कौन से भाग को, का पर्वत को दर्शाया जाता है नीले रंग से, क्या किसी मैदान को दर्शाया जाता है नीले रंग से, क्या किसी पठार को दर्शाया जाता है नीले रंग से, कि जल को। तब आंसर क्या हो जाएगा, जल। कौन है वह जल को ही क्या किया जाता है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से क्या किया जाता है, जल वाले भाग को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में मैदान को, देखिए जल को तो पढ़ लिए नीला रंग से, तो अस्तर रंजन विधि में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है, कौन, अस्तर रंजन विधि में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है, क्या सफेद रंग से, नीला रंग से, लाल रंग से, कि हरा रंग से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरा रंग से। यानी जब अस्तर रंजन विधि की जब चर्चा जब कीजिएगा, अस्तर रंजन विधि पढ़िएगा, तो उससे मिलेगा कि इसमें जो मानचित्र होता है, तो मानचित्र में जो मैदान होता है, जो समतल मैदान होता है, उस मैदान को किस रंग से, तो उस मैदान को हम हरे रंग से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीला रंग पढ़ लिए, हरा रंग पढ़ लिए। अस्तर रंजन विधि में कुछ पूछेगा, हरा रंग के द्वारा, हरा रंग के माध्यम से किसे दर्शाया जाता है, तो मैदान को दर्शाया जाता है। अस्तर रंजन विधि में नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है, जल वाले भाग को दर्शाया जाता है। अब कहता है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से, हल्का कत्थी रंग से कौन से स्थलाकृति को दर्शाया जाता है, क्या वो पर्वतीय, पर्वत है, का मैदान है, कि पठार है, कि गुफा है। मैदान, मैदान तो हम देख लिए कथी, हरा, तो मैदान तो होगा नहीं। तो आखिर इसमें कौन होगा, तो कौन होगा, पर्वत। यानी कि जब हम किसी पर्वत को, जब किसी पर्वत को क्या करते हैं, जब मैपिंग करेंगे, तो पर्वत को किस रंग से दर्शाना होगा। अगर किसी नक्शा में, अगर नक्शा में अगर हल्का कथई रंग का कोई आपको आकृति दिख रहा है, कोई भाग दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सर वो वाला जो इलाका जो है वो पर्वतों वाला इलाका है। अगर आपको अगर आपको किसी मैप में क्या दिख रहा होगा, हरा रंग दिख रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि सर क्या है, वो मैदान है। अगर आपको मैप में कहीं नीला रंग दिख रहा हो, तो आप कह सकते हैं सर क्या है, वो जलीय भाग है। देखिए अब है अस्तर रंजन विधि में, अस्तर रंजन विधि में, अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में सफेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। ब्लू रंग हो गया, नीला रंग हो गया, हरा हो गया, कथई हो गया, सफेद हो गया। तो नीला रंग हो गया जल के लिए, हरा हो गया मैदान के लिए, कथई हो गया पर्वतीय क्षेत्र के लिए। अब क्या कहता है, सफेद रंग, इसको याद कर लीजिए, सफेद रंग अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफेद रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है, क्या वो पर्वतीय क्षेत्र है,
क्या वह जलीय क्षेत्र है, क्या वह बर्फीले क्षेत्र है, क्या वह पठारी क्षेत्र। देखिए ना, पर्वतीय क्षेत्र को ही बोले कथई रंग से, जलीय क्षेत्र को नीला रंग से, तो बर्फीले क्षेत्र जो होता है इसी को किस वजह से, तो सफेद रंग से। नक्शा पे जाइएगा, जो सफेद रंग का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे दे तब बुझ जाए कि वो इलाका कौन सा है आपका, तो बर्फीला क्षेत्र है। क्लियर हुआ। नीला रंग जल के लिए हो जाएगा, हरा रंग मैदान के लिए, कथई रंग हल्का कथई रंग भूरा रंग किसके लिए, पर्वत के लिए हो गया, और सफेद रंग किसके लिए हो गया, बर्फीले क्षेत्र के लिए हो गया। अगला है समुद्र की सतह के समांतर, समुद्र के सतह के समांतर, यानी कि समुद्र के सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले, कौन सी ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाले रेखा क्या कहते हैं। जो समुद्र के सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहा जाता है, क्या तल रेखा कहा जाता है, क्या समोच्च रेखा, क्या समोच्च रेखा कहा जाता है, क्या वो अस्तर रेखा कहा जाता है, जो रेखा चिन्ह कहा जाता है, तो सब क्या कहते हैं, समुच्च रेखा। जो क्या होता है, समुद्र सतह के समांतर समान ऊंचाई वाला क्या होता है, स्थान को मिलाने वाला क्या होता है, रेखा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समुच्च रेखा कहते हैं। अगला है ज्वालामुखी, यदि कोई पहाड़ी बनी है तो उसे किस प्रकार दिखाया जाता है, यानी कि वह पहाड़ी जो किस चीज से बना हो, ज्वालामुखी से बना, वह पहाड़ी यानी कि वह पहाड़ जो ज्वालामुखी से ही बना हो, किससे बना हो, ज्वालामुखी से बना हो, किससे बना हो, ज्वालामुखी से बना हो, उसे किस प्रकार दिखाया जाता है, क्या गोलाकार दिखाया जाता है, क्या शंकुनुमा दिखाया जाता है, क्या बेलनाकार दिखाया जाता है, क्या वह आयताकार दिखाया जाता है, कैसा दिखाया जाता है, कैसा दिखाया जाता है, याद रहे उसे हम शंकुनुमा दिखाते हैं। कैसा, शंकुनुमा, शंकुनुमा यानी कि ऐसे ऐसे आकृति आपको दिख रहा होगा, यानी कि सॉरी ऐसे ऐसा, तो पूछे क्या है, यह पहाड़ है, लेकिन यह पहाड़ कौन सा है, यह पहाड़ कौन है, ज्वालामुखी से क्या हुआ, इस पहाड़ का निर्माण हुआ है। यदि देखिए सवाल है, खूब प्रेम से पढ़िए, खूब प्रेम से जवाब दीजिए, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, और कोशिश कीजिए कि साथ साथ क्या हो जाए, याद हो जाए, ताकि कल पर फिर इसको बिगड़ना ना पड़े, सर फिर कल याद कर लेंगे फिर परसों ना, आज का काम आज ही निपटाना है। कहता है कि यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो, यदि समोच्च रेखा क्या किया गया हो, एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींचा गया हो, तो इनसे किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है, यानी कि कौन से आकृति का करता है, प्रदर्शन करता है, क्या वह खड़ी ढाल, क्या वह धीमी ढाल, सागर तल की सीढ़ीनुमा ढाल, कौन सा ढाल होता है। देखिए क्या कहता है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींचा गया हो, समोच्च रेखा हो बहुत दूरी पर, बताएं आपको, जब किनारा पर होता है तो समोच्च रेखा निकट निकट होता है, और जैसे जब कहा कि जब भीतर को रहता समोच्च रेखा क्या होता है, दूरी दूरी पर होता है। क्या कहता है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो, तो इनसे किस प्रकार की आकृति प्रदर्शित होगा, कौन सा आकृति का होगा, इससे बनेगा, क्या वो खड़ी ढाल बनेगा, क्या वह धीमी ढाल बनेगा, क्या वह सागर तल बनेगा, कि वह सिग्नुमा ढाल बनेगा, तो वह बनेगा आपका धीमी ढाल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, वह कौन सी भू आकृति है, ठीक है ना, वह कौन सी भू आकृति है जिसका आधार क्या होता है, काफी चौड़ा होता है, शिखर काफी पतला अथवा क्या होता है, नुकीला होता है। वो कौन सी भू आकृति है, वो कौन सी भू आकृति है जिसका आधार क्या होता है, बहुत अधिक चौड़ा, जिसका आधार क्या हो, चौड़ा हो और शीर्ष क्या हो, पतला हो, वह कौन सी आकृति का, वो पठार वाला आकृति है, क्या वह पर्वत वाला आकृति है, क्या वह जल प्रपात है, कि इनमें से कोई नहीं, वह कौन सी आकृति है, तो वह कौन सी आकृति है। तो जो 16 नंबर जो प्रश्न होगा वह आकृति कौन होगा, पर्वत होगा, जो क्या होता है, जिसका आधार क्या होता है, तो काफी चौड़ा होता है, और ऊपर वाला भाग क्या होता है बताइए, यानी कि ऐसा होता है, यानी ऊपर वाला शिखर क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, पतला होता है, तो बुझ जाएगी क्या है, यह पर्वत के रूप में।
यदि समोच्च रेखाएं यदि समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तकार हो, कैसा हो? सकेंद्रीय। सकेंद्रीय का मतलब एक वृत्त से हो, और वृत्तकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई का करता प्रदर्शित करता हो, तो इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? कैसे आकृति का अनुमान लगा सकते हैं? कैसा? जिसके रेखाएं समोच्च रेखाएं जिस केंद्रीय वृत्तकार हो, जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई को प्रदर्शित करता हो, अधिक ऊंचाई को, उसका अनुमान लगा सकते हैं। क्या वो पर्वत है, क्या वो पठार है, क्या वो नदी घाटी है, जलप्रपात है? तो क्या होगा आपका पर्वत? क्या होगा आपका 17 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है आपका 18 किसी भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, जिसका आधार भी क्या हो चौड़ा हो और शिखर भी क्या हो चौड़ा हो। आधार भी चौड़ा हो और शिखर भी चौड़ा हो, वह कौन सा इलाका होता है? तो वह इलाका का पर्वत होता है। तो पर्वत तो बता दिया था आपको कि पर्वत कैसा होता है, ऐसा होता है पर्वत होगी। ऊपर क्या होगा इसका पतला होता है। पठार का निचला सिरा भी चौड़ा होता है और ऊपरा सिरा भी क्या होता है इसका चौड़ा होता है। मैदान तो बिल्कुल समतल होता है, नदियां वक्राकार होती है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि पठार। ठीक है, देखिए यदि ये जो क्वेश्चन जितना आप लोग पढ़े ना, एक बार सभी लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं वह सभी लोग एक बार आप क्वेश्चन बैंक निकालिए। इस समाप्त होने के बाद क्वेश्चन बैंक निकालिए और क्वेश्चन बैंक निकाल करके देखिए कि कितना सारा सवाल क्या है इसमें क्या है पूछा गया है, जो क्या कर रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अभी के अभी। इसलिए क्वेश्चन भले क्या है कम हो अधिक हो, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल कहता है कि यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ हो, यदि भू आकृति कैसा हो चपटा हो और क्या हो उठा हुआ, चपटा हो और क्या हो उठा हुआ भूभाग हो, जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा और क्या हो विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे पर्वत कहते हैं, क्या उसे जलप्रपात कहते हैं, क्या उसे पठार कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम पठार, उसे क्या कहते हैं पठार कहते हैं। अगला है यदि समुच्च रेखाओं द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती दिखाई गई हो, तो उस स्थान पर किस प्रकार के भू आकृति का अनुमान लगाया जा सकता है? तो उस जगह पर उस भाग पर किस प्रकार की आकृति का अनुमान लगा सकते हैं? कहाँ? तो यदि समोच्च रेखा द्वारा किसी नदी को प्रदर्शित करने में, किसी नदी का करने के लिए दिखाने के लिए दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर क्या हो मिलती दिखाई गई हो, तो उस स्थान पर किस प्रकार की भू आकृति का आप क्या कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं? क्या वो झील है, क्या वो पर्वत है, क्या वो जलप्रपात है? इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाए कौन वो भाग कौन होगा? तो भू आकृति का होगा आपका जलप्रपात होगा। क्या होगा? जलप्रपात। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए। इसे हैसूर कहा जाता है, छायाकरण कहा जाता है, समुच्च रेखा कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है बताइए? वह होता है आपका समुच्च रेखाएं। कौन रेखाएं? समुच्च रेखाएं क्या करते हैं? ढाल, भूमि की ढाल को छोटी और सटी हुई रेखाओं से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब आपका क्या है आज का ही बस लास्ट सवाल है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आपदा पर क्या करेंगे? आपदा में जो भी 150-200 क्वेश्चन होगा उसको एक दिन में क्या करना हम लोग को कवर करना है। यह इतना ही तक था। कहता है हैसूर विधि से अधिक ढालू वाले भाग को भाग कैसा दिखता है? हैसूर विधि से जब क्या करें, जब अधिक ढाला वाले भाग को देखते हैं तो कैसा दिखता है? क्या वो सफेद दिखता है, क्या वो काला दिखता है, क्या वो नीला दिखता है, पीला दिखता है? तो कैसा क्या हो जाएगा आपका? काला। और इस प्रकार कौन आपका जो मानचित्र जो है क्या है? मानचित्र अध्ययन वाला जो चैप्टर जो है इसका सारा का सारा, क्योंकि चैप्टर ही क्या है बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी क्या है इसका बहुत कम है। वो कवर हुआ। कल हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? तो
कल से हम शुरू करें कहाँ से, आपदा से। और जैसे ही आपदा क्या होगा, समाप्त होगा, ठीक इसके बाद हम लोग क्या तो शुरू कर देंगे, आपसे पूछा जाएगा बता दें क्या तो हिंदी शुरू कर देंगे, कहिएगा तो हिंदी शुरू कर देंगे, कहिएगा तो संस्कृत शुरू कर देंगे, कहिएगा तो संस्कृत का व्याकरण शुरू कर देंगे, कहिएगा तो विज्ञान शुरू कर देंगे, और कहिएगा तो गणित शुरू कर देंगे। आप जो विषय कहिएगा उसी विषय का ऑब्जेक्टिव क्या कर देंगे, हम शुरू कर देंगे। लेकिन शर्त है कि उसको प्रेम से क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और इसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस चैप्टर का जितना क्या है सब्जेक्टिव है, जो विद्यार्थी कोई पढ़ो नहीं किया होगा वो खाली 1 से 1.5 माह क्लास कर लेता, तो हमको नहीं लगता है कि उसके रिजल्ट क्या होने वाला है, रुकने वाला है। तो आप इसमें जो कहिएगा उसको क्या कर देंगे, उसका ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। फिलहाल अभी आपदा को क्या करने के बाद, कवर करने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर क्या करें, कल हम लोग आपदा चैप्टर उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे।